लास्ट क्लास में अपन ट्रायंगल लॉ के बारे में बात कर रहे थे, है ना। मैंने बताया था कि अगर आपको एक ऐसा वेक्टर दे दिया और एक ऐसा वेक्टर दे दिया और दोनों वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करते हो, पहले वेक्टर को एज इट इज रखते हो और दूसरे वेक्टर को खुद के ही पैरेलल ऐसे शिफ्ट करते हो ताकि इसकी टेल इसके हेड पे आके कोइंसाइड कर जाए। एक बार आपने ऐसा बना दिया तो फिर अपन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर का सम, है ना। ये था अपना ट्रायंगल लॉ। अब देखना, जैसे मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, ये है अपना ए वेक्टर, और यहां पर एक वेक्टर दे दूं जो है अपना बी वेक्टर, ठीक है। आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा दिखाई देगा। फिर आपको रिप्रेजेंट करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा दिखाई देगा, और फिर रिप्रेजेंट करना है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसा दिखाई देगा। ट्राई करो तो उसको। हो गया। फटाफट से देख लेते हैं अपन। अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए वेक्टर को तो एज इट इज बना रहा हूं, ए वेक्टर को तो एज इट इज बनाओ। बी वेक्टर को कहां पर रखना है अपने को, इसकी टेल इसके हेड पे कोइंसाइड करना चाहिए, तो इसको यहां पर रखेंगे अपन, है ना। इसकी टेल उसके हेड पे आना चाहिए। एक बार ये आ गया तो फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। सिंपल है। इसके बाद अपने को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ए वेक्टर बना लो। ये ए वेक्टर बना लिया। इसके बाद माइनस का बी वेक्टर अगर मैं बनाना चाहता हूं तो बी वेक्टर इधर होगा, तो माइनस का बी वेक्टर उस डायरेक्शन में आएगा, तो ये आएगा माइनस का बी वेक्टर, ये आ गया। इसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा ए वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। ठीक है, मतलब कुल मिला के ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये समझ में आता है सभी को? हाँ, सब्ट्रैक्शन जो कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ में आ रहा है ना, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन। स्नेहा, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला केस, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी वेक्टर को फिक्स रख रहा हूं। तो ये मैंने क्या करा, बी वेक्टर को फिक्स रख दिया। अब माइनस का ए वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये है ए वेक्टर, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर। ठीक है, हेड और टेल कोइंसाइड कर रही है। अगर कोइंसाइड कर रही है तो फिर अपन क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अगर अपन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा बी वेक्टर प्लस ये वाले वेक्टर को, मतलब कुल मिला के बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आता है ये? ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखना, पॉलीगॉन लॉ। अब अभी तक अपन है ना दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने आपको है ना 4-5 वेक्टर दे दिए, 4-5 वेक्टर दे दिए, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये है ए वेक्टर, ठीक है, फिर ये है बी वेक्टर, फिर ये है सी वेक्टर। इस तरह के 3 वेक्टर दे दिए और मैंने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों की वैल्यू निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों के सम की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ट्रायंगल लॉ में जो करते थे ना
वही करते जाएंगे अपन। क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर लिया, यहां पर बना लिया, इसको फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने के बाद बी वेक्टर को उठाया और बी वेक्टर की टेल को इसके हेड पे ले जाके रख दिया। तो यहां पर मैंने क्या करा, बी वेक्टर को उठा के ए वेक्टर के हेड पे रख दिया। इसके बाद जो तीसरा वेक्टर है ना, तीसरे वेक्टर को इसके हेड पे रख दो। ठीक है, जितने भी वेक्टर आ रहे हैं ना, सारे वेक्टर्स की टेल्स को हेड पे रखते जाओ। ठीक है, जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं उनको इस तरह से करते जाओ। एक बार आपने ये कर दिया तो उसके बाद इनिशियल पॉइंट उठाओ, फाइनल पॉइंट उठाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, आपने क्या करा, सारे वेक्टर्स को एक के ऊपर एक रखते गए और फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अच्छा, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि आप, मैंने जैसे ए बी और सी इस तरह से ऐड करा है, आप अगर पहले ए ले लोगे, फिर सी ले लोगे, फिर बी ले लोगे, तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में रख लो, ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, आंसर हमेशा ही सही रहेगा। यहां पर आप मेंशन भी कर लो कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस सीक्वेंस में ले लो, या फिर ऐसे कर लो, ए बी सी रख लो, या ए सी बी रख लो, या और भी जो भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पॉसिबिलिटी ले लो, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, सारे के सारे सेम ही है। ये पॉइंट समझ में आता है ना, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? हम्म, एक छोटा सा वेक्टर, फिर एक बड़ा सा वेक्टर, फिर यहां पर बड़ा सा वेक्टर। एक और वेक्टर बना देते हैं। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करना है।
देखो आप तो है ना एक के बाद एक वेक्टर को बनाते जाओ। पहले मैं ए वेक्टर बना देता हूं, तो ये बन गया ए वेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर बी वेक्टर को ले जाके रख देते हैं। बी वेक्टर को बना लिया ऐसे, बी वेक्टर की टेल यहां पर आ रही है, ये बना लिया बी वेक्टर। इसके बाद सी वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे मैंने सी वेक्टर को बना लिया। ठीक है, इसकी टेल इसके हेड पर रखी होना चाहिए। इसके बाद डी वेक्टर को यहां पर रखेंगे, ऐसे रख लिया डी वेक्टर को। ठीक है, इस तरह से अपन ने बना लिया। बनाने के बाद ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। कर लोगे ना ये? ठीक है, ये सब था ग्राफिकल। अभी तक मैथमेटिकल कुछ भी नहीं देखा। अब जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉ पे। पैरेललोग्राम लॉ। देखिए अपन पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, देखना यहां पर अपने पास ए वेक्टर है। ठीक है, और मैंने यहां पर बी वेक्टर बना रखा है। ठीक है, ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया। अब यहां पर नोट ये करना है कि मैंने दोनों वेक्टर्स की टेल को कोइंसाइड करा रखा है। दोनों वेक्टर की जो टेल्स है वो कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी वेक्टर आप बना रहे हो उनकी टेल्स मस्ट कोइंसाइड। टेल्स का कोइंसाइड होना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स की टेल्स कोइंसाइड कर रही है, तो उस केस में अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालना है, तो आप क्या करो, इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेकर क्या करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। तो पैरेललोग्राम ऐसा होगा। ठीक है,
और ऐसा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या करा है कि अगर दोनों वेक्टर की टेल्स कोइंसाइड कर रही है तो दोनों वेक्टर को साइड्स मानकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक बार आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद दोनों दोनों की टेल से पास होने वाली जो डायगोनल होगी, दोनों की टेल से पास होने वाली जो डायगोनल होगी वो रिप्रेजेंट करेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। क्या ये बात समझ में आई कि अगर अपन ने एक वेक्टर ये बना रखा है, एक वेक्टर ये बना रखा है, दोनों की टेल्स कोइंसाइड कर रही है और आपको दोनों वेक्टर का सम निकालना है, तो आप सिंपली क्या करो, उन दोनों वेक्टर से बनने वाला एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो टेल है ना, जिस पॉइंट पे टेल कोइंसाइड कर रही है उस पॉइंट से एक डायगोनल बना लो। वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी दोनों वेक्टर का सम। ठीक है, बना लिया ये, आगे देखिए अपन। देखा, ये अपना ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, सिर्फ वैल्यू। ठीक है, यहां पर बी वेक्टर है जिसका मॉड स्मॉल बी के बराबर है, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी के बराबर है। ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं। ठीक है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम इसके बराबर होगा, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, सम बोल लो या रिजल्टेंट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है,
तो हम ये रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा उस रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं या अपन ये डायगोनल की लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये लेंथ कैसे निकालेंगे अपन। ये लेंथ निकालने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। एक्सटेंड करने के बाद मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे अगर ये लेंथ निकालना है ना, अगर मुझे ये लेंथ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े से ट्रायंगल को देखूंगा। इस बड़े से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन डायगोनल निकाल सकते हैं, है ना। अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं, ये लेंथ निकाल लूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या कर सकता हूं, इस डायगोनल की लेंथ निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगी और ये लेंथ निकालना पड़ेगी। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ निकालना पड़ेगी। ठीक है, अब समझना मेरी बात। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, मतलब एक तरह से ये वाली लेंथ b के बराबर होगी, है ना। जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, तो यहां पर इसकी लेंथ मैं बोल सकता हूं b के बराबर। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट वाली साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये b है तो ये भी क्या होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, ये वाली लेंथ, है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वाली साइड्स पैरेलल होती है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ऑपोजिट साइड इक्वल और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया यहां पर। अब यहां पर इतना करने के बाद क्या आप ये वाली साइड बता सकते हो, ये वाली साइड बता सकते हो। ये ट्रायंगल का नाम दे दो पी क्यू और आर। ठीक है, तो पी क्यू आर में आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ऑपोजिट वाली लेंथ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां से पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा कितना, बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई। ठीक है, ये लेंथ आने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लेंथ निकाल रहा हूं। ये लेंथ निकालने के लिए मैं पी क्यू आर ट्राइंगल में कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आता है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा के बराबर, आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये निकाल के बैठ गया मैं। अब इसको निकालने से क्या हुआ, ये लेंथ पता लग गई। ये लेंथ अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये लेंथ हमें दे रखी थी ए के बराबर, ये लेंथ हो जाएगी बी कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आ गई।
ये वाली लेंथ पता है तो अपन ये निकाल सकते हैं, अब हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्टिंग लेंथ है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस उस लेंथ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देख लो, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा यहां पर आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो बन रहा है, इसमें से मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूं, बी स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूं। बी स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद यहां पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साथ में यहां पर लिखा हुआ है प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसके ऊपर ने रूट चढ़ा रखा है। ठीक है, इसके बाद एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो कुल मिला के बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया ये? ठीक है, नोट करो उसको, ये डेरिवेशन था बेसिकली, फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे अपन।
नोट कर चुके सभी? यथार्थ हो गया नोट? ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, तो उनका रिजल्टेंट इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, उस रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। ये होती है रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब समझना यहां पर, ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? ठीक है, तो मैं अब क्या करना चाहता हूं, मैं रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है ना, देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फा, वो एंगल निकालना चाहता हूं मैं, वो एंगल निकालना चाहता हूं मैं। अब एंगल कैसे निकालेंगे? यहां पर तुम लोग मुझे tan अल्फा की वैल्यू लिखवा सकते हो क्या? tan अल्फा कितना होगा? बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, tan अल्फा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस, tan अल्फा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी बी साइन थीटा, और बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो जाएगी tan अल्फा की वैल्यू। ठीक है, और अगर आप tan अल्फा निकाल लेते हो मतलब एक तरह से आपको अल्फा पता लग गया है। अगर आपने tan अल्फा निकाल दिया मतलब एक तरह से आपको अल्फा पता लग गया है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना।
बोर्ड पे देखना, एक सवाल दे रहा हूं मैं। यहां पर आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है। यहां पर आपके पास है बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है। दोनों के बीच में एंगल 53 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। और अगर तुम्हें साइन 53 कॉस 53 की वैल्यू नहीं पता है तो वो ट्राइंगल ड्रॉ करना 3 4 5 का। रूट 185 रूट 185 आ रहा आंसर पहले वाले का। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है अपने पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और कॉस 53 कितना होता है? कॉस 53 होता है 3/5 के बराबर। ठीक है, कॉस 53 होता है 3/5 के बराबर। अब ये कैसे है? ट्राइंगल बना लो, 3 4 5 का ट्राइंगल बना लो। ठीक है, इसमें छोटी वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल छोटा होगा 37 के बराबर, बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा 53 के बराबर। कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये वाला हो जाएगा ना? इसका आंसर निकालना, इसका आंसर निकालना, और सवाल पहले ढंग से देख लेना, सवाल गलत मत नोट करना। बोर्ड पे मैंने जैसे सवाल लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी करना।
प्रांजल, तुम्हारा कुछ और आंसर आ रहा है? सही है यश। cos 37 4/5 होता है, हाँ सही है, cos 37 4/5 होता है। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एंगल कितना है दोनों के बीच में? क्या दोनों के बीच में एंगल 37 के बराबर है? क्या दोनों के बीच में एंगल 37 है? नहीं, दोनों के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा अपने को। और एंगल कैसे निकालेंगे? टेल से टेल को ज्वाइन करके। अभी आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है, पहले एंगल पता करेंगे। एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे? इसको एज इट इज रखा हूं, इसको आगे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा तब दोनों की टेल कोइंसाइड कर जाएगी। टेल कोइंसाइड करने के बाद ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल 37 है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 37, ठीक है। ये आ गया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आया ये? हाँ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 37 डिग्री के बराबर नहीं है, क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा था कि अगर अपने को वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों की टेल्स कोइंसाइड होना चाहिए। यहाँ पे टेल्स कोइंसाइड नहीं होगी, ठीक है। तो पहले दोनों के बीच का एंगल निकाला, अब फॉर्मूला लगाएंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आएगा 180 माइनस 37। बात समझ में आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहां पर थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पर वो एंगल इतना रहा था तो वो पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद पूरा सॉल्व हो जाएगा, बस ये वैल्यू निकालना है। cos 180 माइनस 37 कैसे निकालेंगे? एएसटीसी रूल पढ़ा है, बना लो। ए एस टी सी, ASTC बना लिया मैंने। इसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर हमें क्या करना है? हमें cos 180 माइनस 37 निकालना है, ठीक है। तो जब भी 180 लिखा होता है तो cos का cos बनता है, साइन का साइन बनता है, तो यहां पर बन जाएगा cos 37,
ठीक है। इसके बाद जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो एंगल है 180 माइनस 37 है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/5, ये पुट कर देंगे। आया कुछ समझ? हर्ष, हाँ बेटा। सर जो v वेक्टर है अगर उसके अपन डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो सर वो उसकी वैल्यू -10 हो जाएगी, अपन वैसे करें तो भी हो जाएगा ना? हाँ, अगर आप सुनो सुनो, अगर आप बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो वो बी वेक्टर रहेगा ही नहीं। अगर आप उसकी डायरेक्शन को ही उल्टा कर देते हो तो फिर वो वेक्टर ही चेंज हो गया ना। यस सर। नोट कर लो उसको। अगली क्लास में ये रिवाइज करके आना, और जो अपन ने एएसटीसी रूल पढ़ा था है ना, उसके जितने क्वेश्चन करे थे सब एक बार देख के आना, क्योंकि एएसटीसी रूल यूज होगा आप